Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. आज का पहला टॉपिक लेने से पहले जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, आने वाले एपीएससी सीसी इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। देखिए, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस का कैसा जवाब हो सकता है उसको फ्रेम करने के लिए। बट हो क्या रहा है, आप लोग सेंटर पे आ रहे हैं, आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, बट वी द फैकल्टीज आर नॉर्मली फाउंड इन द क्लास, तो आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, आपका टाइम खराब हो रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए फिर हमने क्या फैसला किया है कि हर दिन शाम को 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, एक्सेप्ट संडेज, बाकी हर दिन जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है, आप लोग का इंटरव्यू चलेगा 3 जनवरी तक मुझे लगता है। तो हर दिन हम लोग 5:30 से 7:30 तक, वी थ्री फैकल्टीज, मी, सत्यजीत कुमार, मृदुल सर और चिन्मय सर, हम लोग तीनों अवेलेबल रहेंगे टाइम स्क्वायर सेंटर पे। आप आइए अपने डैफ के साथ, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न बनता है कि सर इस तरह का सवाल अगर आएगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा, वो सब सवाल पूछिए, हम लोग आपको आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेंगे। चाहिए तो आप आंसर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, कि ऐसा सवाल हो तो ऐसा जवाब देना है और तो इस तरीके से आप हमसे मिल पाएंगे और हम लोग एक दूसरे से फिर आप कम्युनिकेट करके आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो गुवाहाटी में नहीं हैं, वो लोग भी इस टाइम में कॉल कर सकते हैं 5:30 से 7:30 के बीच में। अगर आप कॉल करते हैं और हमने मान लीजिए फ़ोन पिकअप नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरे स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हम लोग कॉल बैक करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से फ़ोन पे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट है बस, कि एक ही सवाल तीनों फैकल्टी से पूछने से फायदा नहीं है। तो अगर एक सवाल आपने मुझसे पूछ लिया तो बस उसको मृदुल सर से या चिन्मय सर से मत पूछिए, एंड वाइस वर्सा। अदर सबका टाइम बचेगा, राइट। तो ये एक बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और करंट अफेयर्स का जहां तक क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा वैसे वैसे नए नए सवाल इंटरव्यू बोर्ड्स आपसे पूछते रहेंगे। इसलिए न्यूज़पेपर एनालिसिस अभी से रोज सुनना और खुद न्यूज़पेपर पढ़ना, आसाम ट्रिब्यून एंड ऑल, ये इंपॉर्टेंट है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट मोटे मोटे करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं, उनका एक कंपाइलेशन मैं 11 नवंबर को दूंगा, सैटरडे तक। ठीक है, उसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, 20 25 30 टॉपिक्स तक। और कोशिश करनी है कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको चतुराई से, वेरी इंटेलिजेंटली आप करंट अफेयर से थोड़ा लिंक कर दें। और फिर अगर इंटरव्यूअर आपसे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछने लगा, तो फिर वहां से आप अपने आप को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एक स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, उनका काफी अच्छा रैंक भी आया। तो उनसे आईसी इंजन के बारे में पूछा गया। उनको आईसी इंजन के बारे में बहुत ज्यादा याद नहीं था। उन्होंने एक आधा लाइन बताया, आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन एंड ऑल। बट सर आजकल हाइब्रिड इंजन का जब का टाइम आ रहा है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इंजन को प्रमोट कर रही है, क्योंकि उनको करंट अफेयर्स की बातें याद थी। उन्होंने बड़ी चतुराई से उसको हाइब्रिड पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मोड़ा दिया उस क्वेश्चन को। फिर इंटरव्यू बोर्ड इसी चीजों पे पूछने लगे। इंटरव्यू बोर्ड पकड़ नहीं पाई कि उनको आईसी इंजन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है या नहीं याद है। तो इस तरीके से थोड़ी इंटेलिजेंस दिखा करके आप करंट अफेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि जो करंट अफेयर्स का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है इसे सीधा सीधा प्रश्न ना आए, बट फिर भी आप उसको चतुराई से अगर पढ़ के जाते हैं, तो 1 2 महीने का आप करंट अफेयर्स देख करके चतुराई से उनका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो लोग भी मिलिए। आप, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे, तो ये नेचुरल भी है। बट अभी थोड़ा सा टाइम लेकर के अपने आप को रिग्रूप कीजिए, एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। आप लोगों के लिए भी एक डिटेल स्ट्रैटेजी 2 3 दिनों में हम लोग प्रिपेयर करके लेकर के आएंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे, मैं, चिन्मय सर, मृदुल सर, कि जिन स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है मेंस में, उनको कैसे अभी से लेकर के आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी हम लोग 2 3 दिन में बना करके ले आएंगे। तब तक मैं कहूंगा कि रिलैक्स कीजिए, इस वीक में थोड़ा सा आराम से चलिए, बस न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनिए, उसके अलावा दिवाली को थोड़ा एंजॉय कीजिए। ये सब चलता रहेगा, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। ठीक है जी, चलिए। तो आज का पहला टॉपिक लेते हैं। दिस टॉपिक इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
This topic is important from our syllabus, GS paper 2, governance point of view. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगर हमें समझना है तो हमें रिकॉल करना होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो 2013 में यूपीए सरकार ये कानून लेकर के आई थी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए। हमारे देश में हंगर का प्रॉब्लम वैसे भी काफी ज्यादा है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आया गया था माल न्यूट्रिशन और हंगर के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। इसमें क्या है कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया। जो भी बेनिफिशियरीज मतलब इस स्कीम के अंतर्गत जिनको बेनिफिट मिलेगा उनको दो कैटेगरी में बांटा गया। प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH, इसमें उन लोगों को रखा गया जो रूरल एरियाज में रहते हैं एंड बॉटम 75% में आते हैं एज फार एज मटेरियल एक्विजिशन इज कंसर्न, यानी कि 75% गरीब जनता को रूरल एरियाज में और 50% गरीब जनता को अर्बन एरियाज में, जो मोटा मोटा पॉपुलेशन 81 करोड़ के आसपास आता है। ये बेनिफिशियरीज हैं ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट प्रायोरिटी हाउस होल्ड। इस पॉपुलेशन को जो लगभग 81 करोड़ आता है, 75% इन रूरल एंड बॉटम 50% इन अर्बन एरिया, इनको 5 किलोग्राम फूड ग्रेड आइदर राइस वीट कोर्स सीरियल या तीनों का मिक्सचर, ओवरऑल 5 किलोग्राम, कोई 2 किलोग्राम ले लीजिए, कोई एक एक ले लीजिए, कोई दो ले लीजिए, ऐसे कुछ। तो राइस वीट उसके अलावा कोर्स सीरियल जैसे कि ज्वार बाजरा ETC 5 किलोग्राम मिलता था, दैट टू एट ए वेरी सब्सिडाइज रेट ऑफ ₹3 पर केजी राइस, ₹2 पर केजी वीट, ₹1 पर केजी कोर्स ग्रेन। दूसरा कंपोनेंट ऑफ बेनिफिशियरी स्कीम के अंतर्गत थे अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो अंत्योदय हैं दे आर कंसिडर टू बी द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन, वेरी पुअर पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो BPL कैटेगरी के लोगों को इस बेनिफिट के अलावा एडिशनल बेनिफिट मिलता था, दैट इज 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। ध्यान से समझिए, जो BPL कैटेगरी के लोग उनको 35 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट पर फैमिली पर मंथ मिलता रहा। उसके अलावा अर्बन एरियाज में बॉटम 50%, रूरल एरियाज में बॉटम 75% को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर पर्सन, ये है पर फैमिली, ये है पर पर्सन एट सब्सिडाइज रेट दिया जाता रहा। सो अंत्योदय वाले जो बेनिफिशियरीज हैं उनको अंत्योदय का तो बेनिफिट मिलता ही था, उसके अलावा प्रायोरिटी हाउस होल्ड का भी बेनिफिट मिलता रहा। सो दैट वाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन फिर जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो फिर भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर से एडिशनल तरीके से एक और स्कीम लाया, जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सरकार ने क्या किया कि 5 किलोग्राम एडिशनल फूड ग्रेन टू दीज बेनिफिशियरीज, ये जो 81 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं इनको ये बेनिफिट तो मिलेगा ही, उसमें जो अंत्योदय वाले हैं उनको अंत्योदय का बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस 5 किलोग्राम एडिशनल फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना शुरू कर दिया गया अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें मोस्टली चना दिया जाता था, ग्राम्स चना। आई होप आपको बात समझ आ रही है कि 2013 से लेकर के 2020 तक चला प्रधान नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2020 में ऐड कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें एडिशनल 5 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाने लगा फ्री ऑफ कॉस्ट to the poor in order to tackle with the atrocities due to pandemic। अब क्या है, भारत सरकार ने 2023 की स्टार्टिंग में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में थोड़े बदलाव किए। तो कैसे बदलाव किए वो जरा समझिए, एक बार फिर से जरा ध्यान से देखिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इसके दो कंपोनेंट, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इसमें 5 किलोग्राम फूड पर पर्सन एट ए सब्सिडाइज रेट ऑफ ₹321 राइस वीट कोर्स सीरियल। और इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है अंत्योदय, अंत्योदय मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इनको 35 किलोग्राम फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2020 में जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो कंटिन्यू रहा एज अर्लियर। एक एडिशनल स्कीम लेकर के आई सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें 5 किलोग्राम पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन दिया जाना शुरू कर दिया गया तो दीज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज। तो टोटल अब इनको 10 किलोग्राम फूड ग्रेन मिल रहा था।
5 किलोग्राम सब्सिडाइज रेट पे, 5 किलोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस स्कीम। इस साल के जनवरी 2023 से क्या किया सरकार ने कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डिसकंटिन्यू कर दिया, ये खत्म हो गया, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को कंटिन्यू किया, लेकिन इसमें थोड़े बदलाव कर दिए। इसमें बदलाव क्या किया, ये जो फूड ग्रेन्स हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया उन्होंने। जो पहले 5 किलोग्राम फूड ग्रेन ₹3 to 1 पर केजी था, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना शुरू कर दिया गया। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का नाम बदल करके कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो ये है समरी। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी। 2013 में ये स्कीम था, 2020 में ये एडिशनल ला दिया गया, 2023 में क्या किया उन्होंने, इस स्कीम को बंद कर दिया और इस स्कीम का नाम बदल कर दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसके अंतर्गत फूड ग्रेन देने लगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के डेट में 5 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के डेट में अगर बात की जाए तो एक ही स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 5 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट टू दीज 81 करोड़ बेनिफिशियरी। अर्बन एरिया में बॉटम 50%, रूरल एरिया में बॉटम 75%। उसके अलावा 1 केजी एक्स्ट्रा दाल भी दिया जाता है, जो प्रोविजन में नहीं है, लेकिन 1 केजी एक्स्ट्रा दाल भी दिया जाता है टू ईच फैमिली पर मंथ, जिनके पास राशन कार्ड है। अभी हाल फिलहाल में इसको लेकर के क्या अनाउंसमेंट हुआ है कि सरकार ने कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये 5 साल के लिए और चलेगा, यानी कि 2028 तक ये चलता रहेगा। 5 साल और मुफ्त मिलेगा राशन, ये सरकार ने अनाउंस किया है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे यूपीएससी ने मेंस में यह प्रश्न पूछा था, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013? हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया? ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ऑल्सो मेंशन द रिसेंट चेंजेस इन द एक्ट पोस्ट पैंडेमिक। तो पहला दूसरा सेगमेंट तो आप जवाब दे ही देंगे। आप जो तीसरा सेगमेंट है क्वेश्चन का, उसमें जवाब देते वक्त आप जरूर मेंशन करना कि इंडिया का पुअर रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111 ऐसा था कुछ, आउट ऑफ 125 कंट्रीज। लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन आप मेंशन करना, प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर मेंशन करना। इसी कारण से भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपग्रेड किया है। पैंडेमिक के टाइम में कंसीडरिंग द एट्रोसिटीज ऑफ पैंडेमिक, सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ ऐड कर दिया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और अब मौजूदा टाइम में कंसीडरिंग पुअर परफॉर्मेंस इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को फर्दर अपग्रेड करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट जो फूड ग्रेन का प्रोविजन है उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। और 1 किलोग्राम एडिशनल चना दाल भी दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम द 5 किलोग्राम फूड ग्रेन गिवन टू पुअर पॉपुलेशन। तो इस पूरे टॉपिक में ये वाला जो पेज है यही आपका बोर्ड वर्क है। इसी को आपको याद रखना है कैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में टाइम टू टाइम बदलाव आया है। तो इसीलिए मैंने इसमें बोर्ड वर्क नहीं दिया। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, एनएसएस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी देश का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है? वो एक ब्रॉडर डॉक्यूमेंट होता है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, जिसमें उस देश के लॉन्ग टर्म में क्या सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन किए रहते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट एनएसएस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो जो थ्रेट्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना, पाकिस्तान। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इंसर्जेंसी ग्रुप्स एंड ऑल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल द इमर्जिंग थ्रेट्स, वो सब आएंगे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में। फिर अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी डिफाइन की जाती है कि सीआईएसएफ का क्या काम है, तो एनएसजी का क्या काम है, ये सब डिफाइन किया जाना चाहिए। ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का क्या होलिस्टिक व्यू है, क्या गोल है, वो सब होना चाहिए। और फ्यूचर रोड मैप की कैसे कैसे टाइम टू टाइम नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, वो सब होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। तो ये होता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। अमेरिका का जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखें तो उसका कवर पेज कुछ ऐसा दिखता है, टाइम टू टाइम उन्होंने उसको अपग्रेड किया है।
जिसमें तमाम अपने थ्रेड सिक्योरिटी एजेंसीज के मैंडेट वगैरह मेंशन रहते हैं। अमेरिका के अलावा यूके, चाइना, रसिया के अपने सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स हैं। पाकिस्तान ने भी 2022 की जनवरी में अपना सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, स्पेशली पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंडिया का आज तक कोई भी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट नहीं बना है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। वही है करंट न्यूज कि भारत ने स्टार्ट किया है प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स ओन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो भारत सरकार की एक एजेंसी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। इसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है ऑफ बिल्डिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। इसके लिए इन्होंने अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से इनपुट्स मांगे। तो यही है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। हमारे देश का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट अभी तक है नहीं। उसको बनाने की प्रोसेस अभी शुरू की गई है। 3 बार पहले ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन कभी भी भारत का अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया। अलग अलग देशों के अपने स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी जिस एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसने ये शुरुआत की है नेशनल स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज चेयर्ड बाय इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो मौजूदा टाइम में ऑफ कोर्स अजीत डोवाल साहब हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। तो सबसे ऊपर हो गए प्रधानमंत्री जी, फिर उनके नीचे सिक्योरिटी मैटर्स के लिए हो गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत 3 बॉडीज आती है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी, जिसमें हमारे जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके इंटेलिजेंस विंग जो है उसका मेंबर होते हैं। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप, इसमें अलग अलग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स मेंबर होते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनका ये ग्रुप होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इन तीनों बॉडीज को हेड करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसके चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड ही रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और ये बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसने शुरुआत की है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने की शुरुआत भारत के लिए। यही बात यहाँ लिखी है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एडवाइज करता है प्राइम मिनिस्टर ऑन सिक्योरिटी मैटर्स। इसी ने हाल फिलहाल में शुरुआत की है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, also important for our syllabus GS paper 4 Assam issues point of view. थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन का। देखिए, आज़ादी से जस्ट पहले की बात है, 1946 की। तो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है आनंद। वहां पे आ, एक लोकल लीडर थे गुजरात के, त्रिभुवन दास पटेल जी। ही वॉज क्लोज अलाई ऑफ सरदार पटेल। त्रिभुवन दास पटेल जी ने सरदार पटेल को एक लेटर लिख करके गुजरात के फार्मर्स के प्लाइटफुल कंडीशन के बारे में बताया। त्रिभुवन दास पटेल जी ने सरदार पटेल को लेटर लेकर के बताया कि सर देखो, यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बाय ये लोकल डेयरी। जो लोकल बिजनेस है पोलसन डेयरी करके, वो इन फार्मर से मिल्क खरीद लेता है और फिर वही मिल्क वो जा करके बड़े बड़े मार्केट्स में पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके गुजरात में, बॉम्बे में बेचता है और खूब पैसा कमाता है। सो पोलसन डेयरी तो खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन फार्मर्स को काफी कम इनकम हो रहा है। फार्मर्स आर गेटिंग लो इनकम, बट पोलसन डेयरी इज मेकिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट। मतलब बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल मैन, जो एग्रीकल्चर सेगमेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है, वो हाईलाइट किया त्रिभुवन दास पटेल जी ने सरदार पटेल को बाय राइटिंग अ लेटर। तो सरदार पटेल ने एडवाइस किया त्रिभुवन दास पटेल जी को कि एक काम करो, आप इन फार्मर्स की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनो। ये फार्मर्स मिल करके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। ये पोलसन डेयरी को मिल्क ना बेचे, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। इनमें से कुछ फार्मर जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करें। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जहां पे कुछ लोग मिल करके, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव तरीके से डेमोक्रेटिक फैशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं विद ए कलेक्टिव गोल, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अमूल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, जिसमें फार्मर्स ने ही मिल करके अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें फार्मर्स कुछ मिल्क प्रोड्यूस करते थे, कुछ पैकेजिंग करते थे, कुछ उसको
बॉम्बे गुजरात के मार्केट में ले जा करके बेचते थे और वहां से जो प्रॉफिट होता था फार्मर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो नेचुरली मिडिल मैन का प्रॉब्लम हट गया बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल। तो दैट लीड टू इनकम ऑगमेंटेशन ऑफ दीज फार्मर्स, इनका इनकम बढ़ा तो इन्होंने अपने कैटल्स को बेहतर फीड खिलाना शुरू किया, उनका बेहतर ध्यान रखना शुरू किया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इनकम। तो कैटल्स का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा। इस तरीके से इन फार्मर्स के अंदर प्रॉस्पेरिटी है। तो अमूल बिकेम ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल। तो अमूल का सक्सेस देख करके फिर भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना अमूल जैसा एग्जाम्पल पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाए। इंडिया के अलग अलग कोनों में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, फार्मर्स को इनकरेज किया जाए कि वो अमूल की तरह ही मिल करके जॉइंट प्रोडक्शन करें, पैकेजिंग करें, मार्केटिंग करें, जिससे उनका इनकम ऑगमेंट हो, जिससे वो अपने कैटल्स का बेहतर ध्यान रख पाए, तो ओवरऑल कैटल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमूल की सक्सेस को पूरे इंडिया भर में रेप्लिकेट करने के लिए फिर भारत सरकार ने बनाया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक बॉडी क्रिएटेड विथ अ लॉ, कानून की मदद से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। इसको आज के डेट में इस डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी टैग मिला हुआ है भारत सरकार द्वारा। इसकी हेडक्वार्टर बनाई गई आनंद, गुजरात में। इसके पहले चेयरमैन बने वर्गीज कुरियन साहब। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को काम दिया गया कि अमूल जैसे एग्जाम्पल आप पूरे इंडिया भर में इंप्लीमेंट कराएं। और वर्गीज कुरियन साहब ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन फ्लड, जिसके अंतर्गत इंडिया के अलग अलग कोनों में अमूल जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि असम के अंदर बनाया गया वमूल। इसी असम के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई वमूल। वैसे ही जैसे बिहार और बंगाल में बनाया गया सुधा डेयरी, दिल्ली एनसीआर रीजन में है मदर डेयरी। तो ये सब अमूल के एग्जाम्पल को रिप्लिकेट करने के लिए इंडिया के अलग अलग कोनों में ये इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया। आसाम में बनाया गया वमूल, और वमूल जिस ब्रांड नेम से अपना मिल्क प्रोडक्ट बना करके बेचते हैं वो है पूर्वी ब्रांड। तो वमूल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1976। वमूल का फुल फॉर्म है वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। और जिस ब्रांड से अपना मिल्क प्रोडक्ट बेचते हैं वो है पूरबी। तो इस तरीके से व्हाट हैपेंड कि ऑपरेशन फ्लड बिकेम वेरी सक्सेसफुल। अमूल पहले कामयाब हुआ, तो अमूल के लाइन पे ही पूरे इंडिया भर में बनाए गए मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टैब्लिश करने का काम दिया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को। उसके चेयरमैन बने वर्गीज कुरियन साहब। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में कामयाब रहा। और इसी कारण से पूरे इंडिया भर में ऑपरेशन फ्लड के सक्सेसफुल होने के कारण भारत में एक रिवॉल्यूशन आया जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन 1970s में, जिस कारण से इंडिया बिकेम लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। और एक समय इंडिया जो है मिल्क डेफिशिएंट कंट्री हुआ करता था, आज के डेट में हम लोग दुनिया के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। और यही नहीं, हमारा जो पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय आवर पॉपुलेशन, दैट इज आल्सो हायर देन वर्ल्ड्स एवरेज। तो ये सब जो है सक्सेस जो है दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अमूल एंड देन लेटर ऑन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एंड ऑफ कोर्स इसके पहले चेयरमैन वर्गीज कुरियन साहब को, दैट इज वाई वर्गीज कुरियन साहब इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो यही बातें यहाँ लिखी हैं। अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इन गुजरात that was created on suggestion of सरदार पटेल, इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। तो अमूल के सक्सेस को देखते हुए फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया 1965 में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी है। इसने लाया हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन, एंड इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। व्हाइट रिवॉल्यूशन कैसे आया? तो सेवरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन इन लाइन विद अमूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसी कॉन्टेक्स्ट में वमूल लाया गया असम में 1976 में, जिसका मिल्क ब्रांड है पूर्वी मिल्क। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अडेप्टेशन होता क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो खतरे हैं, वल्नरेबिलिटी है, उसके अगेंस्ट अगर हम अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लें, स्ट्रेंथन कर लें, तो दैट वुड बी अडेप्टेशन। तो रिड्यूसिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ कंट्रीज एंड कम्युनिटीज टू क्लाइमेट चेंज बाय इनहेंसिंग देयर कैपेबिलिटी, जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आप घरें बनाने लगे, घर
बिल्डिंग्स बनाने लगे, तो दैट वुड बी अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन गैप अब क्या होता है वो समझिए। अडेप्टेशन तो आप समझ गए, व्हेन वी रीस्ट्रक्चर आवर कैपेबिलिटी इन ऑर्डर टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर लाइफ, देन दैट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन गैप होता है कि कितना हमारा गोल है और क्या हम एक्चुअल में कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अडेप्टेशन, राइट? दैट इज नोन एज अडेप्टेशन गैप। डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन मेथड इंप्लीमेंटेड एंड सोसाइटी सेट गोल्स आर नोन एज अडेप्टेशन गैप। और अडेप्टेशन गैप जब तक बना हुआ है और जब तक ज्यादा है अडेप्टेशन गैप, तब तक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी बनी रहेगी। जिस दिन अडेप्टेशन गैप जीरो हो जाएगा, उस दिन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। तो अडेप्टेशन गैप कितना है पूरे दुनिया भर में, उसको लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हर साल एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यूएनईपी ने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 पब्लिश किया है इस साल का, जिसका हेडिंग दिया उन्होंने अंडर फाइनेंस्ड, अंडर प्रिपेयर्ड, inadequate investment and planning on climate adaptation that leaves the world exposed। ये है 2023 का अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट का हेडिंग। उसमें इन्होंने बताया है, अगर इस अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के की एरियाज को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि यूएनईपी कह रहे हैं कि एक तो अडेप्टेशन गैप काफी ज्यादा है, यानी कि जो हमारे टारगेट्स हैं और जो रियलिटी में हम अडेप्टेशन के लिए कर रहे हैं वो गैप काफी ज्यादा है। उसके अलावा जो हमारा प्रोग्रेस है वो निगेटिव में है, डिसेलरेट हो रहा है। एक तो गैप ज्यादा है, प्लस हम अपने टारगेट को कम, मतलब गैप्स को कम करने के बजाय गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डेटा बताते हैं कि देखिए अडेप्टेशन के लिए जो फंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो फंड का फ्लो होना चाहिए, दैट इज रिड्यूसिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अडेप्टेशन के लिए फंड कहाँ से आएगा, इसको लेकर के एक नियम बनाया गया है ग्लोबल स्केल पे। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है दैट वाज ब्रॉट इन 1992 इन अर्थ समिट दैट वाज हेल्ड इन रायो डी जेनेरियो, साउथ अफ्रीका। आई जस्ट होप यू नो दिस। ये वहाँ पे 3 कन्वेंशन आए थे। बेसिक एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हैं यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये 3 कन्वेंशन मेन आए थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला था यूएनएफसीसीसी, उसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं हर साल, उसी के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील एंड ऑल हुआ है। तो यूएनएफसीसीसी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके अंतर्गत एक नियम बनाया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज, दुनिया दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देंगे फॉर अडेप्टेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंड आएगा डेवलप्ड कंट्रीज से, ताकि वो अडेप्ट कर पाए अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो नियम है, ऐसे कमिटमेंट्स किए गए हैं कि हर साल $100 बिलियन के आसपास फंड दिया जाना चाहिए बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन 2021 का अगर डेटा देखा जाए, ऐसा इस अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में कहा गया है कि आना चाहिए $100 बिलियन, 2021 में आया बस $21 बिलियन, which was 15% less as compared to 2021। तो 2020 I'm so sorry, 2020 में तो फिर भी थोड़ा ज्यादा आया था। 2020 से 2021 में और कम हो गया। 2021 में डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ फंड आया है सिर्फ $21 बिलियन, जबकि टारगेट कितना है $100 बिलियन। सो 2020 में लगभग $26 बिलियन के आसपास था, 2021 में घट करके $21 बिलियन हो गया। होना चाहिए $100 बिलियन। दैट इज वाई दिस रिपोर्ट सेज कि rather than accelerating our actions towards reducing adaptation gap, we are decelerating। और ये रिपोर्ट कहता है कि वैसे तो नियम है कि $100 बिलियन फ्लो होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, ऐसे टारगेट हमने रखे हैं। लेकिन रियलिटी में अगर हमें अडेप्टेशन गैप को पूरी तरह से खत्म करना है तो फंड फ्लो शुड बी समवेयर क्लोज टू $215 बिलियन एवरी ईयर। तो $215 बिलियन होना चाहिए डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ पैसा फॉर अडेप्टेशन। नियम हमने ग्लोबल स्केल पे बनाया है कि $100 बिलियन फ्लो कराएंगे एट यूएनएफसीसी, और रियलिटी में हम कर रहे हैं $20-21 बिलियन के आसपास फ्लो। दैट इज द रीजन वाई द रिपोर्ट दिस ईयर, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज अंडर फाइनेंस्ड, अंडर प्रिपेयर्ड। तो ये सब
इंडिकेशन है कि वी आर इनवाइटिंग डिजास्टर, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट कीजिए। अबाउट स्प्लिट स्प्रिंट टाइमर। टाइम्स नहीं होगा, यहाँ टाइमर होगा, इसको मैं ठीक कर दूंगा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू में हॉबी में कोई भी स्पोर्ट्स को अपना हॉबी बताने वाले हैं, उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक? छोटा सा टॉपिक है। असम के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर इकरम हुसैन साहब, जो प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, इन अलीगढ़, वहाँ पे वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर इकरम हुसैन साहब ने एक नया तरीके का स्प्लिट स्प्रिंट टाइमर बनाया है, जो उन्होंने हाल फिलहाल में पेटेंट भी कराया है। यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी पे उन्होंने बनाया होगा स्प्लिट स्प्रिंट टाइमर, दैट इज व्हाई ही हैज गॉट पेटेंट फॉर इट। तो डॉक्टर इकरम हुसैन का नाम आपको जानना चाहिए। उन्होंने क्या टाइम बनाया है जो उसको हाल फिलहाल में पेटेंट मिला है, वो भी आपको जानना चाहिए। डॉक्टर इकरम हुसैन इज अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, एंड ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन एज फार एज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज कंसर्न। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत, सही है। आई एम सो सॉरी। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर से उठते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाए। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इज कंडीशन विच टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर इंक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड, दैट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्टली फाउंड इन कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ रीजन। एंड इसमें तो मैंने आपको बताया था कि दिस एडी जीडीआर इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एफडीआई, तो फिर आंसर होता है आइदर ए और बी। लेकिन फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एफडीआई, सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।